नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी 8वीं कक्षा से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लेकर आई हूँ हुंडरू का जलप्रपात। और ये लिखा हुआ है कामता प्रसाद सिंह जी द्वारा। इसके हुंडरू का जलप्रपात जो है वो सामान्यतः एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत में जो होता है उसमें यहाँ के पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों का वर्णन किया जाता है। या कहीं आप जाते हो उसका यात्रा वृत्तांत आप लिख सकते हैं कि यात्रा में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी। हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारता है। आदिवासी जो संस्कृति होती है उसकी विशेषता को बताता है। और इस दृष्टि से ये पाठ जो है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अभ्रक, कोयला खदानों का भी वर्णन है, यानी कि आर्थिक स्थितियों का भी वर्णन इसमें किया गया है। प्रकृति के साथ मनुष्य की इच्छाएं जो क्या है और क्या उनका श्रम है, ये दोनों चीज़ इसमें इस पाठ में बताई गई हैं। पाठ में जो है वो जो संस्कृति होता है उसको भी बताया हुआ है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से जो है वो पाठ रोचक बन गया है। इसमें बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की का वर्णन किया गया है। छोटा नागपुर जो है वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ये झारखंड में है छोटा नागपुर, और ये इसको लेखक द्वारा कहा गया है कि ये स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है। ज़मीन में हरियाली है, आकाश में नीलिमा है। और यहाँ जलप्रपात मतलब आप लोग को समझना है, जो चट्टान से होकर जो नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है उसको क्या कहा जाता है? जलप्रपात। ये पतले आकार में गिरती है तो इसको जलप्रपात कहा जाता है। अगर यही चीज़ जो है वो बड़े आकार में होकर के ऊपर से गिरती है, पहाड़ी के चट्टानों द्वारा गिरती है, तो उसको क्या कहा जाता है? महाजलप्रपात। तो ये जलप्रपात के बारे में लेखक ने हम लोग को बताया है कि वहाँ के आदिवासी जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं और ईमानदार हैं। कुछ सुंदर वहाँ की जलवायु है, मनोहर वातावरण है, मतलब सुंदर वातावरण है। और हवा जो है वो धीरे धीरे डोल रही है, साथ ही अपने फूलों की सुगंध को बिखेर रही है, सुरभि को बिखेर रही है। और धीरे धीरे बादल बरस रहे हैं। इनके प्रकृति वर्णन इसमें लेखक द्वारा किया गया है कि धीरे धीरे बादल बरस रहे हैं और उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। खानों में यहाँ के आर्थिक रूप में देखा जाए तो खानों में कोयला है और अभ्रक। यहाँ पे अभ्रक और कोयला मिलता है। जंगल में तरह तरह की लकड़ियाँ हैं और यहाँ से शोभा संपन्न जो है अवर्णीय घाटियाँ हैं। बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और मनमोहक हैं। एकदम मैदान जो है वो मनमोहक हैं। इसके बाद जादू जैसा असर करने वाले पर्वत हैं और इनके निवासी, इनके साथ यह छोटा नागपुर है। और कोयला जो है यहाँ पे मिलता है, अभ्रक मिलता है। और ये जो है वो वहाँ के लोग जो होते हैं मेहनती होते हैं, गरीब हैं और मेहनती हैं। ये पृथ्वी से कोयला को निकाल करके और सोना बना रहे हैं, मतलब अपने मेहनत वो कर रहे हैं जिससे कि उनको धन की प्राप्ति हो रही है। अपने निरंतर संघर्षों से नदियाँ पत्थरों को खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं। तो लोग उसे श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। वहाँ जो है वो एक नया आकार जो नदियाँ हैं जो वो करके और एक नया आकार बना रही है जिसे लोग श्वेत शालिग्राम कर के पूजा करते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। इसमें हुंडरू का झरना निराला है। हुंडरू का झरना जो है जलप्रपात जो है वो बहुत ही अच्छा है। रांची से ये 14 किलोमीटर जाने के बाद एक सड़क मिलती है और उसकी पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। जो रांची से हुंडरू 27 मील दूर है।
और महात्मा गांधी ने कहा था कि शादी की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होने चाहिए। जितना सुंदर वो जलप्रपात है उतना ही सुंदर वो उसके रास्ते हैं। वहाँ से जहाँ जाना होता है उसके रास्ते भी उतने ही सुंदर हैं। रांची से चलने वाले मुसाफिरों को झरना पर पहुँचने तक ऐसे सुंदर सुंदर मैदान मिलते हैं कि थोड़ी देर रुक कर टहलने की इच्छा रखते हैं वो लोग। इस प्रकार पेड़ों पर चहकती चिड़िया है जिसके चहक सुनने में आनंद आता है। और यहाँ के लोग निवासी जो हैं वो सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत सादगी वाले लोग हैं और गरीबी की मूर्ति हैं, जिनके रहन सहन में 100% कला बसती है। यहाँ के लोग बहुत कला प्रेमी हैं और सादगी से रहते हैं और गरीब हैं। मार्ग में यूँ खड़े हैं जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूँ लहरा रहे हैं जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। काफ़ी गरीब हैं लोग और जब ये जो घूमने वाले लोग हैं जाते हैं तो लगता है कि ये लोग स्वागत में खड़े हैं। बहुत ही मिलनसार हैं लोग और रहन सहन इनके सादगी पसंद है। ये जो जलप्रपात है वो जलप्रपात 243 फुट के पानी जो 243 फुट से पानी नीचे गिरता है उसको जलप्रपात वहाँ का हुंडरू का कहा गया है। और बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है। पानी जो है वो कुछ पीला इसकी है, इसका पानी जो है वो कुछ पीला है और सरसराता हराता गिरता है। कुछ भयंकर भी मालूम पड़ता है। जो यहाँ पानी गिरता है नीचे जब गिर जाता है तो बिल्कुल सफ़ेद है और यहाँ पे भयंकरता नहीं है, वो शांत हो जाती है। नीचे जब गिरता है तो सफ़ेद और शांत हो जाता है। वह माधुर्य और कोमलता से ओत-प्रोत जान पड़ता है। वहाँ पे पानी जब नीचे गिर जाता है तो वो बहुत ही कोमल और शांत हो जाता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्षों के साथ चट्टानों पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ रहा है। ये बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है। प्रकृति सौंदर्य का वर्णन इसमें किया है कि जिसका यहाँ का पानी जो है वो संघर्ष के साथ चट्टानों पर गिरता लगता है कि आग जल रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है। हुंडरू का पानी कहीं पर सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा विशेषण लगाया हुआ है, क्रिया विशेषण है इसमें। विशेषण है हरिण की तरह छलांग लगाता हुआ, बाघ की तरह गरजता हुआ, सांप की तरह चक्कर काटता हुआ। इसमें विशेष है और विशेषण है। तो सारा पानी जो है एक जगह सिमट कर नीचे गिरता है और उसका यह रूप बहुत ही विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहीं चली जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है, विशाल है, इसलिए वहाँ हाथी भी अगर चला जाए तो इसका पता लगना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे नदी के रूप में दिखने लगती है बाद में। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने का सामान का यहाँ अभाव है। यहाँ खाने पीने का सामान नहीं मिल पाता है जाने वाले लोग के लिए या घूमने जो जाते हैं उनके लिए। हुंडरू की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर एक ख्याल आता है कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा धरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजा कर इसके आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। कवि का लेखक का मानना है कि यहाँ के लोग अव्यवहारिक हैं, इसीलिए यहाँ पे दुकानें नहीं लगाते हैं। नहीं तो दूसरे जो जगह जगह से लोग आते हैं उनसे इनको भी फ़ायदा होता और यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता। फिर कहते हैं धन्य है हुंडरू, किस युग के महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी के रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है। पाषाण मीन्स होता है पत्थर बह रहा है। यह कह सकना असंभव है। पत्थर की अंतःस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है।
बाहर से ऐसा निकलता है जैसे उसका अंतर स्थल जो है वो अंदर से पिघल करके वो निकल रहा है। यदि मनुष्यों में अंतर्द्रवित होकर बहता तो संसार में कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। कहते हैं कि यही अगर मनुष्य में होता, अंतर्द्रवित होता, द्रवित होता मतलब पिघलता, किसी का दुख दर्द देख करके, तो संसार में कलह नहीं रहता, कपट नहीं रहता, स्वार्थ नहीं रहता और छीना झपटी का अंत हो जाता। ये सब चीज़ें इस संसार में नहीं रहती अगर मनुष्य इसके बारे में सोच लेता तो। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, जिसके अंदर से झरना निकल रहा है, और वह भी एक पत्थर है जिस पर न जाने कितने युग से पानी की धारा गिर रही है और पत्थर पे धारा जो है वो गिर रही है, लेकिन वह जरा भी विचलित नहीं हुआ, जरा भी परेशान नहीं हुआ, जरा भी डगमगाया नहीं, जरा भी हिम्मत नहीं हारा और ज्यों का त्यों खड़ा है, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं। 243 का यह प्रपात निराला है, सुंदरता का साकार हो गई है और वर्णन शक्ति के यहाँ भाव की कमी हो गई है। कितना भी लेखक कहते हैं कि मैंने वर्णन किया है, लेकिन यहाँ लेखन शक्ति का अभाव है, भाव यहाँ पे हमको मिल नहीं रहा है कि हम इसके बारे में क्या लिखें। कितना सुंदर ये जगह है, कितनी अच्छी प्राकृतिक शोभा है, विचित्र है, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती है। यहाँ की शोभा जो है वो विचित्र है और कभी पुरानी नहीं पड़ती। और धन्य है प्रपात जो सदा एक सा बह रहा है, एक ही जैसा बह रहा है, अविरल और अविचल, लगातार बह रहा है, और अविचल मतलब एकदम दृढ़ है। दोनों उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है, चल भी रहा है और दृढ़ भी है अपनी जगह पे, तो दोनों यहाँ पे उदाहरण एक ही बार में उपस्थित हो जाते हैं। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ जो है वो दान कर चुका है, पर इसको थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। किसी को अगर कोई दान करता है तो कहता है मैंने ये दिया, मैंने ये दान किया, लेकिन ये जो पहाड़ है वो कितने जुग जुग से ही हम लोग के लिए जल देता आया है, लेकिन इसको कोई अभिमान नहीं है, गुमान नहीं है। अंधे आवाज़ सुन ले तो प्रवाह का अंदाज़ा लगा ले, बहरे प्रवाह देख लो तो आवाज़ का अंदाज़ा लगा दे। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंडरू अपनी चपलता के लिए मशहूर है। हुंडरू जो है वो बहुत ही चंचल है, उसके लिए मशहूर है। जैसे समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह हुंडरू जो है वो अपनी चंचलता के लिए मशहूर है। यहाँ पे लोगों का मानना है, किंवदंती है कि यह हुंडरू से 7 मील पर लोगों ने एक और प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है। कई गुना बड़ा है तो महाजल प्रपात होगा। वहाँ पर जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग तक पहुँचना जो है वो मुश्किल है। इसलिए अगर यह बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक ठाक पता लगाकर मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके और जो भी हो हुंडरू का जो है वो दर्शनीय है ही, और वहाँ पे भी लोग आना जाना अपना शुरू कर सके, देख सकें। तो जो भी हो हुंडरू जो है वो दर्शनीय है, इसकी याद जो है वो भूलने लायक नहीं है। कितने भी दिन गुजर गए लेकिन आँखों के सामने उसी प्रकार उसका पानी जो है वो उछल कूद मचा रहा है। तो ये हुंडरू का जलप्रपात था। मैंने इसको थोड़ा छोटा करके इसके सारांश को बताने का कोशिश किया, और इसके प्रश्न उत्तर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।